गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं दिल्ली से हूँ और लॉ का स्टूडेंट हूँ। मैंने शाहरुख खान, प्रभास और सैफ अली खान के लिए एक बहुत ही शानदार स्क्रिप्ट तैयार की है। मैं चाहता हूँ आप प्लीज मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी लिखी फिल्म को समझने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी। बाद में स्क्रिप्ट सुनाऊंगा, फिलहाल कहानी सुन लीजिए। कहानी एक बहुत ही कीमती चीज के ऊपर बनाई गई है। जिस तरह पुष्पा में चंदन और KGF में गोल्ड के ऊपर थी। भारत में एक बहुत ही मोटा और ऊंचा पेड़ पाया जाता है जिसमें से एक व्हाइट कलर का लिक्विड निकलता है। एक पेड़ में से कम 12 से 15 लीटर लिक्विड निकल सकता है। ये काम करते हैं छोटे मोटे मजदूर लोग 2 पैसे कमाने के लिए और इनसे काम कराते हैं कुछ जाने माने गुंडे। फिर वो गुंडे माल को 8-10 दिनों तक फैक्ट्रियों में और जड़ी बूटियों के साथ पकाते हैं तो वो एक सॉलिड पत्थर की तरह बन जाता है। उस 12-15 लीटर लिक्विड से सिर्फ 1-1.5 किलो का पत्थर ही बन पाता है। अब ये एक पत्थर कम से कम 10 से 12 लाख का देश भर के बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेची जाते हैं। फिर ये यहाँ से अमेरिका पहुंचाए जाते हैं क्योंकि इसका काम वहीं पर है। वो इसका क्या करते हैं ये फिल्म में नहीं बताया जाएगा, वो अगली फिल्म में बताया जाएगा। खैर, जब सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास माल आ जाता है तो वो इतनी आसानी से इसे अमेरिका नहीं पहुंचा सकते हैं क्योंकि ये काम भारत में भी इलीगल है और यही चीज अमेरिका में भी इलीगल मानी जाती है। अब सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के सामने ये बड़ी परेशानी थी। उन्हें भारत से भी माल बेचना है और अमेरिका में भी अपने बायर तक माल पहुँचाना होगा। फिर सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स फैसला करते हैं कि पूरे देश से माल खरीद के और कच्चा माल तैयार करके मुंबई लाना है और इन्हें वो माल मुंबई के एक लीडर को बेचना होगा जो मुंबई की कुर्सी पर बैठा होगा। बाकी आगे की जिम्मेदारी इसकी होगी। इसके अलावा वो सब और किसी को माल नहीं बेचेंगे। जो भी कुर्सी पर बैठा होगा वही लीडर माना जाएगा। हमारी फिल्म में इसी कुर्सी के लिए लड़ाई होने वाली है। अभी ये माल यहाँ खत्म नहीं होता, आगे सुनिए। ये जो कच्चा माल भारत से अमेरिका जाता है इसे फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए एक चीज और इसके साथ लगती है जो साउथ अफ्रीका से अमेरिका पहुँचती है और वो कीमती चीज वहाँ के पहाड़ों को तोड़कर निकाली जाती है। वो वस्तु एक कठोर शिलाजीत जैसी होती है। बस फर्क इतना है कि भारत में तो यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एक कुर्सी फिक्स कर दी, जो भी कुर्सी पर होगा वही लीडर माना जाएगा और सब लोग उसे अपना माल बेचेंगे। लेकिन साउथ अफ्रीका में अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ पर कोई लीडर नहीं है, इसलिए वहाँ से भी माल भारत ही आता है और साउथ अफ्रीका का वो कीमती वस्तु भी मुंबई के लीडर के पास जाता है। फिल्म इसी चीज के ऊपर दिखाई जाएगी। आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि फिल्म है किस बारे में। अब मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ, प्लीज जरा ध्यान से सुनिए। हमारे ये तीनों सुपरस्टार कहाँ फिट होने वाले हैं। फिल्म की शुरुआत साल 2001 में होती है जहाँ DR ने एक सुल्तान नाम के गैंगस्टर पर एक फिल्म बनाई है जिसका हर तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और थिएटर से हटाए जाने की बात हो रही है। जनता हर तरफ सुल्तान की फांसी की मांग कर रही है क्योंकि अभी थोड़ी देर में सुल्तान के फैसले का ऑर्डर आने वाला है। देश भर में अफरा तफरी मची हुई है। कोई सुल्तान के समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं और कोई सुल्तान को टेररिस्ट कहकर उसकी फांसी की मांग कर रहे हैं। पुलिस दंगाइयों को रोकने की कोशिश कर रही है। तभी DR खुद एक चैनल के माध्यम से जनता के सामने आ गया ताकि वो अपनी फिल्म की कहानी बता सके कि आखिर कौन है सुल्तान और क्या किया है उसने जो शहर भर में उसके लिए दंगा फसाद हो रहा है। ठीक उसी तरह जैसे KGF में भी एक अंकल के द्वारा कहानी सुनाई जाती है। DR कहता है वो निष्पक्ष होकर सुल्तान की जिंदगी की पूरी कहानी पब्लिक के सामने रखना चाहता है क्योंकि जनता में सुल्तान की तरफ से कुछ अफवाहें हैं। वो सब कुछ सही सही बता देगा, फिर जनता खुद फैसला कर लेगी कि उसे रिहा करना चाहिए या फांसी होनी चाहिए। DR अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और पूरी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। कहानी यहाँ से शुरू होती है इसकी। 90s के दशक में मुंबई गैंगस्टर की नगरी हुआ करती थी। इसी तरह साल 1988 में 2 गैंगस्टर आमने सामने हुआ करते थे जिनके बीच में मुंबई की कुर्सी पर बैठने के लिए आपस में गैंग वॉर होती रहती थी। इनमें एक तरफ था सुलेमान यानी प्रभास और दूसरी तरफ था सिकंदर का भाई राका। सिकंदर का रोल सैफ अली खान ने निभाया है। राका का एक छोटा भाई और होता है पाशा और सिकंदर का एक वफादार आदमी शेरा। इन तीनों की ताकत ज्यादा थी क्योंकि इनका साथ माया दे रही थी जो राजनीतिक मुद्दों को संभालती है और माया के सर पे यहाँ के CM का भी हाथ था। वो उन्हें अपना आदर्श मानती है। इन दोनों के बीच एक बहुत ही खतरनाक गैंग वॉर होती है। ये सब कुछ DR की जुबानी बताया जाता है, हालांकि ये दिखाया नहीं जाएगा। राका ने सुलेमान की बीवी को जो प्रेग्नेंट थी उसे जिंदा जला दिया था और सुलेमान ने भी राका के भाई पाशा को मार दिया था जिससे उसको उम्र कैद की सजा हो गई थी। इस जंग के बाद सिकंदर मुंबई की कुर्सी पर बैठ गया था और वो मुंबई का राजा बन गया था। साल 1990 में मुंबई में शराब की खतरनाक तस्करी हुआ करती थी तो उस वक्त सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया कि आज के बाद शराब पूरी तरह बैन हो जाएगी और शराब खरीदने बेचने पर कड़ी पाबंदी लगा दी गई। पुलिस शराब खरीदने और बेचने वाले को दोनों को देखते ही एनकाउंटर कर रही थी और शराब का धंधा बहुत ज्यादा अंडरकवर हो चुका था। इसी तरह वक्त बीतता है और साल 1992 आ जाता है जहां हमारी कहानी के हीरो सुल्तान यानी SRK को दिखाया जाता है। सुल्तान के बारे में छोटी सी जानकारी ये दे देता हूँ आपको कि सुल्तान उसी सुलेमान का छोटा भाई है जिसे सिकंदर की वजह से उम्र कैद हो चुकी है कुछ साल पहले। सुल्तान सालों पहले अपने घर वालों को छोड़कर भाग गया था और सुल्तान की शादी भी हो चुकी है एक बहुत ही बेकार लड़की से जिसे ये पसंद नहीं करता। इसकी शादी इसके घर वालों ने ही कराई थी। इनका एक छोटा सा बेटा भी है
है। खैर सुल्तान एक कसाई है, वो गोश्त काट के बेचने का काम करता है, लेकिन ये काम इसका दिखावे का है। असल में ये शराब उसमें छुपाकर बेचता है, क्योंकि शराब बेचने पर चाहे कितनी भी पाबंदी लगाई जाए ये धंधा कभी बंद नहीं हो सकता। इसलिए सुल्तान चोरी छुपे शराब बेचता है और इस वक्त वो सिर्फ छोटा मोटा एक गुंडा है। आए दिन उसका माल पुलिस जब्त करती रहती है और पुलिस की वजह से वो अच्छी तरह अपना धंधा नहीं कर पा रहा था। इसका पुलिस में आना जाना लगा रहता था और यहाँ पर इसकी मुलाकात एक पुलिस ऑफिसर शिवानी से होती है। इसे पता चलता है सुल्तान की शादी हो चुकी है और उसका एक छोटा बेटा भी है। कुछ दिनों बाद शिवानी और सुल्तान एक दूसरे को चाहने लगते हैं और वो उसका माल निकलवाने में उसकी मदद करने लगती है। लेकिन एक दिन सुल्तान का माल निकलवाने के चक्कर में शिवानी पकड़ी जाती है और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और सुल्तान को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी दौरान साल 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, जिसका असल साल 93 में मुंबई में देखने को मिला। वहाँ कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, लोग पकड़े जाने लगे और वहीं पर सुल्तान की मुलाकात एक विदेशी आदमी से होती है और वहाँ उससे पता चलता है एक बहुत बड़े माफिया सिकंदर के बारे में। इस वक्त सिकंदर ही व्हाइट लिक्विड के पूरे सिंडिकेट को चलाता है और उसी की वजह से ये माफिया एक्टिव है। इस वक्त वो अमेरिका में है और उसका छोटा भाई राका मुंबई की कुर्सी पर बैठा है। वो यहाँ से व्हाइट लिक्विड अपने भाई के पास अमेरिका भेजता है और वो वहाँ से अपने माल को बायर्स तक पहुँचाता है। सिकंदर अमेरिका में वहाँ के एक बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड के डॉन रॉकी के साथ ये काम करता है और रॉकी के जरिए ही उसका माल बायर्स तक पहुँचता है। आप सोच रहे होंगे माया का क्या हुआ। माया भी अब विधायक बन चुकी है और वो राका को मार के उसकी कुर्सी पर कब्जा करना चाहती है, क्योंकि इन सब ने उसे धोखा दे दिया था जब सिकंदर और उसके भाई ने मुंबई की कुर्सी पर कब्जा कर लिया था। तब इन्होंने माया का रास्ता अलग कर दिया था। तब से माया उन्हें खत्म करके खुद कब्जा करना चाहती है और सीएम का हाथ तो उसके सर पे पहले से है। वो भी माया को कुर्सी पर देखना चाहता है, लेकिन याद रहे कि अब वो सीएम नहीं है। खैर सुल्तान को पता चलता है कुछ लोगों ने मुंबई के बम धमाकों का बदला लेने के लिए राका से बहुत सारा आरडीएक्स बाय किया है और वो अमेरिका से भारत आने वाला है। इस वक्त सुल्तान को भी अब कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता मिल चुका था। उसे लगता है वो तो सिर्फ शराब को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है और एक छोटा मोटा गुंडा है, फिर भी इसे पुलिस इतना परेशान करती है और वो इतने बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं बिना किसी रोक टोक के, क्योंकि इनकी पावर बहुत ज्यादा है। सारे देश में उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स है। कुछ राजनीतिक पार्टियां भी सिकंदर के लिए काम करती है, इसलिए राजनीति में भी उनकी अच्छी पकड़ है और इनके शहर भर में न जाने कितने हॉस्पिटल भी चल रहे हैं। अब सुल्तान पुलिस कमिश्नर रैना से एक डील करता है। वो उसे बताता है कि एक जगह पर बहुत सारे हथियार आने वाले हैं, वो उसे जाकर पकड़ ले और आज के बाद वो व्हाइट लिक्विड भी उसे पकड़वा कर देगा, लेकिन रैना इसके धंधे में टांग ना अड़ाए। इससे उसका भी काम चलता रहेगा और रैना को भी फायदा होगा। सुल्तान के कहने पर रैना वहाँ जाता है तो वो सिकंदर का माल पकड़ लेता है जो उसने अमेरिका से हथियार भेजे थे। इस बात से राका काफी परेशान तो होता है, लेकिन इसके धंधे पर अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से सुल्तान ने अपनी जिंदगी बदलनी शुरू कर दी थी। अब सुल्तान उन मजदूरों पर अपनी गैंग के साथ जाकर अटैक करने लगता है। ये व्हाइट लिक्विड उनसे छीनने लगता है और वो माल कमिश्नर तक पहुँचाता है। कमिश्नर ये माल सीधा ही राका के डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचने लगता है और वहाँ से राका के पास चला जाता है, लेकिन इससे सुल्तान को ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। कमिश्नर भी इनके ऊपर जाकर सीधा हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। वो इसका ट्रांसफर भी कर सकते थे, इसलिए उसे सुल्तान की जरूरत थी, क्योंकि वो एक गैंगस्टर था, वो ये काम कर सकता था। अब सुल्तान उन गुंडों से डरा धमकाकर कहता है जो माल लिक्विड से पत्थर में कन्वर्ट करके वो राका के डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई करते हैं, वो उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई ना करके मुझे करे, वरना अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो इनका धंधा ही चौपट कर देगा, क्योंकि वो सारे मजदूरों से सीधा लिक्विड ही बाय करने लगेगा। कुछ लोग उसके डराए धमकाए में आकर ऐसा करने लगते हैं और कुछ लोगों को पैसा या लालच देकर अपनी तरफ कर लेता है। अभी तक राका को इस बात का नहीं पता कि उसकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। धीरे धीरे सुल्तान का रुतबा बड़ा होने लगता है, साथ ही वो बहुत सारे गरीबों की मदद भी करता है, उनके लिए हॉस्पिटल स्कूल भी बनवाता है और धीरे धीरे सुल्तान ने वो फैक्ट्री भी डाल ली जिससे व्हाइट लिक्विड से तैयार प्रोडक्ट बनता है। अब जनता उससे काफी जुड़ने लगी थी। वो कमिश्नर अब राका के डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल सप्लाई नहीं करता, बल्कि वो माया के पास जाता है और माया अपने मिनिस्टर के जरिए सारा माल अमेरिका पहुंचाती है। अभी तक सुल्तान और माया आपस में एक दूसरे से नहीं मिले थे, दोनों ने सिर्फ एक दूसरे का नाम सुना था। राका के धंधे में अब नुकसान नजर आने लगा था। उधर सिकंदर को भी पता चलता है कि साउथ अफ्रीका में भी कोई एक लीडर आ गया है जिसने वहाँ के माल पर कब्जा कर लिया और अब वो पहाड़ों से निकलने वाली कीमती चीज को राका तक नहीं पहुँचा रहा, बल्कि सीधा ही अमेरिका में रॉकी तक पहुँचा रहा है, जबकि उसे इस बात का बिल्कुल प्रॉफिट नहीं होता। और ये बात सिकंदर को जब बताता है जब वो एक आदमी को मार रहा था, क्योंकि इसने इसके माल में थोड़ी सी चोरी कर ली थी। उसने उस आदमी के दोनों हाथ बांधकर टंगा रखा था और एक तलवार से उसके कई सारे टुकड़े कर देता है। ये सैफ अली खान का एंट्री सीन होगा। सुल्तान का रुतबा ऐसे ही धीरे धीरे उठकर एक जाना माना नाम बन जाता है। हर तरफ सुल्तान के चर्चे होने लगे थे, क्योंकि वो जनता की काफी मदद करता था। सुल्तान की खबर सिकंदर तक पहुंचने लगी थी। सुल्तान के पास एक अच्छा खासा घर था और एक लंबी चौड़ी गैंग थी। सुल्तान के 2 बच्चे थे, एक 8 साल का टोनी और एक 10 साल का शेखू। टोनी सांस का मरीज है जिसे सांस लेने में तकलीफ होती है और वो हमेशा अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलता है। दूसरा बेटा उसका एक टांग से लंगड़ा है और उसकी एक टांग नकली है, लेकिन ये काफी
काफी माहिर बच्चा है। सुल्तान हमेशा उससे अपने सारे धंधे के बारे में बताता रहता है। वो अपनी बीवी से ज्यादा अपने दोनों बच्चों से प्यार करता है। इस वक्त तक सुल्तान शहर में इस पूरे सिंडिकेट का मालिक बन चुका था। इसने एक मस्जिद भी बनवाई थी जिससे इसका और ज्यादा नाम हो गया था। अब तक साल 1996 आ चुका था और अचानक से शिवानी एक दिन अपने घर से भाग के सुल्तान के पास आ जाती है और सुल्तान भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। अब तक सुल्तान को शिवानी के बारे में नहीं पता था कि वो कहाँ रहती है, लेकिन अब पता चल गया। शिवानी एक सिख परिवार से बिलोंग करती है। तभी उसका भाई भी शिवानी के पीछे पीछे आ गया अपने 5-6 गुंडों के साथ और सुल्तान की पूरी गैंग के सामने शिवानी का हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। तो सुल्तान कुछ नहीं कहता और चुपचाप उसे ले जाने देता है और उससे कहता है तुम अभी अपने घर जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे ही घर से लेकर आऊंगा। उसके भाई उसे अपने घर वापस ले जाते हैं। शिवानी का बाप उससे बहुत प्यार करता है। आज तक उसने अपनी बेटी की कोई बात नहीं टाली, हमेशा अपनी बेटी को बेटी की तरह ही पाला है। लेकिन उसकी ये जिद नहीं मान सकता। वो अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है बेटी तू पूरे घर को बर्बाद करा देगी। सुल्तान कोई अच्छा इंसान नहीं है। एक तो वो शादीशुदा और दूसरा 2 बच्चों का बाप है और तीसरा वो अलग धर्म से बिलोंग करता है। शिवानी का बाप वीरा भी पूरे गाँव का और अपनी कौम के लोगों का सदर होता है। अब अगर इनकी उससे लड़ाई हो जाती है तो ये 2 लोगों में नहीं बल्कि 2 धर्म के लोगों में एक खतरनाक और कभी ना रुकने वाली जंग होगी। तेरी वजह से न जाने कितनों की अर्थियां उठेगी और न जाने कितने दफन होंगे। बेटी कहती है ऐसा तभी होगा अगर तुम मुझे रोकोगे तो, क्योंकि मैं तो हर हाल में सुल्तान के पास ही जाऊंगी। अगर तुम मुझे जाने देते हो तो कुछ नहीं होगा। सुल्तान की शादी उसकी बिना मर्जी के हुई है जिससे वो बिल्कुल प्यार नहीं करता और सुल्तान के बच्चों को मैं अपने बच्चे मान चुकी हूँ और रही बात गलत धंधों की तो वो मैं छुड़वा दूंगी। वीरा कहता है अगर हम ये सारी बातें भूल भी जाए तो ये तो देख वो है कौन। वो एक बदमाश है, एक गुंडा है। उसकी जिंदगी का कुछ नहीं पता कब उसकी मौत हो जाए। वो सालों पहले अपने माँ बाप को छोड़कर भाग गया था। भला जब वो अपने परिवार का ना हो सका तो तेरा क्या होगा। इतने में सुल्तान अपनी पूरी गैंग के साथ वीरा के घर आ जाता है। वीरा के भी काफी सारे लोग हाथों में हथियार लेकर खड़े थे। वो अंदर जाता है तो शिवानी भागकर सुल्तान के पास आ जाती है, लेकिन उसका भाई उसे पकड़ लेता है। वो शिवानी को छुड़ा के उसे अपने गले लगा लेता है और कहता है आज के बाद तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है, दोबारा उसे हाथ मत लगाना। भाई कहता है तू हमारे घर में आकर हमें ही धमकी दे रहा है और अभी तक तेरे कंधे पर सर रखा है, तो इसमें तेरी कोई बहादुरी नहीं बल्कि हमारी शराफत है कि हम अपने घर में अपने मेहमान तो क्या अपने दुश्मन पर भी वार नहीं करते। वो कहता है तुम्हारे वार करने से अगर मैं डर रहा होता तो मैं यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं करता। शिवानी को तो मैं हर हाल में यहाँ से लेकर जाऊंगा। काफी लंबी चौड़ी बात होने के बाद वो शिवानी को वहाँ से ले जाने लगता है। जाते जाते उसका बाप उससे कहता है बेटी जो आग तू लगा रही है उसमें एक दिन तू भी जल के राख हो जाएगी और तू अपने नए खानदान के साथ हमें भी पूरी तरह बर्बाद कर देगी। मेरी बात याद रखना। सुल्तान उसे अपने घर लाकर अपने बीवी बच्चों से मिलवाता है। यहाँ पर टोनी के हाथों में एक छोटा सा गुड्डा होता है। इस गुड्डे को याद रखना, ये हमारी कहानी में एक खास रोल प्ले करने वाला है आगे की फिल्मों के लिए। वो जब भी इस गुड्डे को लेकर आता है तभी कुछ ना कुछ नुकसान होता है, जैसे दूध का उबल जाना या कोई सामान किसी के हाथ से छूटकर गिर जाना, और टोनी हमेशा इसे अपने हाथ में ही रखता है। एक बार इसका भाई शेखू इस गुड्डे को उससे छीन के फेंक रहा था, तभी वो इसे फेंकने के चक्कर में गिर गया था और तभी इसकी टांग टूटी थी। सुल्तान भी कभी कभी इस बात से थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है कि वो हमेशा हर वक्त इसे अपने हाथ में क्यों रखता है। यहाँ पर एक गाना होता है और गाने के दौरान ही सुल्तान की दूसरी शादी होती है। इसका बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उधर सिकंदर और राका का दिन ब दिन काफी नुकसान हो रहा था, जिससे वो बहुत परेशान थे। शिवानी भी अब प्रेग्नेंट हो गई थी और साल 1998 आ जाता है। गाना खत्म होने के बाद सुल्तान टोनी से उसका गुड्डा नॉर्मली छीनकर फेंक देता है। तभी उसके पास एक कॉल आती है। वो कॉल सुन के बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। वो तुरंत अपने बेटे शेखू के साथ अपनी फैक्ट्री की तरफ भागता है तो उसे पता चलता है सिकंदर अमेरिका से यहाँ आ चुका है और उसी ने इसकी फैक्ट्री में आग लगाई थी। उसने करोड़ों का माल जलाकर राख कर दिया। अब पहली बार सिकंदर और सुल्तान दोनों आमने सामने मिलते हैं। वो यहाँ उसे समझाने के लिए आया था। इस वक्त सिकंदर एक बहुत बड़ी सेना के साथ था जिनके हाथों में बहुत बड़े बड़े और खतरनाक हथियार थे। कुछ गुंडे उसके हेलीकॉप्टर में भी थे और सिकंदर के साथ उसका वफादार आदमी शेरा भी था। वो कहता है अगर उसे धंधा करना है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरह लाइसेंस बनवा और फिर एक रसीद लाकर मुझे दे, तब वो डिसाइड करेगा कि तुझे इस धंधे में क्या काम करना है और कितना कमाना है। वो उसे बताता है पहले तेरे भाई ने भी हमसे उलझने की कोशिश की थी, जो आज जेल में अपनी जिंदगी काट रहा है। तेरी एक पागल बीवी है, दूसरी प्रेग्नेंट है, एक लंगड़ा बच्चा है, दूसरा बीमार बच्चा है, अपने घर वालों को तू पहले ही छोड़ चुका है। इतना सब कुछ होने के बाद 2-4 मजदूरों को मार के कुछ छोटे मोटे लोगों को जोड़कर अपनी गैंग बनाकर अपने आप को शेर समझने लगा और सीधा मुझसे दुश्मनी ले रहा है। तू जानता नहीं है मैं एक झटके में मैं तेरा सारा खानदान जला सकता हूँ। ये सुन के सुल्तान भी उसे धमकी देता है, मैं चाहे इस वक्त जो भी हूँ लेकिन मैं भी तेरा खानदान जलाने की हिम्मत रखता हूँ। ये सुन के वो सुल्तान के एक थप्पड़ मार देता है और उसके सारे लोग देखते रह जाते हैं। कोई कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाता। तभी राका उस कमिश्नर को घसीटता हुआ लाता है और सिकंदर कहता है इन जैसों के ऊपर ही तू इतना उछल रहा था ना, ये
ये कहकर वो एक फायर सिलेंडर से आग लगा के उसे जिंदा जला देता है। कमिश्नर बहुत बुरी तरह खूब तेज तेज चिल्लाता है और सब खड़े देखते रहते हैं, सुल्तान भी और उसका बच्चा भी। फिर सिकंदर उसका सारा बचा कुचा माल लेकर और उसकी फैक्ट्री को बॉम्ब से उड़ाकर चला जाता है। तब सुल्तान को रियलाइज होता है कि वो सिकंदर के सामने कुछ भी नहीं है। कहा तो वो सिकंदर की कुर्सी पे कब्जा करने की सोच रहा था। उसके जाने के बाद वो पहली बार माया को कॉल लगाता है। सिकंदर अपने अड्डे पर बैठा अपने लोगों से बात कर रहा था। उसने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये पैगाम भिजवा दिया कि आज के बाद उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है और वो सारा माल फिर से राका को ही बेचेंगे। राका उससे कहता है ये सब तो हो जाएगा भाई, लेकिन ये माया का कुछ करना पड़ेगा। इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यही है वो जो माल अमेरिका पहुंचाती है और इसके पीछे बड़े बड़े मिनिस्टरों का हाथ है। तभी यहाँ पर इन्हीं की गैंग का एक आदमी आता है और वो एक पर्ची देकर उससे कहता है सिकंदर सर ये आपके लिए। वो पर्ची खोलकर देखता है तो उस पर लिखा था रसीद, और तभी वही आदमी जो पर्ची लेकर आया था वो सिकंदर के गले में गोली मार देता है। यहाँ किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था और सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो सब तुरंत उसे गोलियों से भून देते हैं और सिकंदर को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। शेरा राका से पूछता है वो आदमी तेरे पास कब से काम कर रहा था? राका बताता है लगभग 4-5 साल से। तो शेरा कहता है पता कर इसके बारे में कौन है ये, जरूर इसे सुल्तान ने ही खरीद लिया था। वो पर्ची अभी भी शेरा के पास ही है और यहाँ इंटरवल हो जाता है। वो फिल्म के हिसाब से हम देख लेंगे कि इंटरवल कहाँ रखना है, यहाँ पर या जब शिवानी सुल्तान के पास भाग कर आई थी और उसका भाई उसे वापस ले गया था वहाँ पर। खैर इंटरवल के बाद बहुत ज्यादा अफरा तफरी होने लगती है कि सुल्तान हॉस्पिटल में है और वो कोमा में चला गया। उसे कब होश आएगा कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी वजह से सारा धंधा ठप पड़ गया। डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी माल काफी पड़ा हुआ है सप्लाई करने के लिए। राका भी काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे धंधे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। उससे अकेले धंधा नहीं संभाला जाएगा। सब लोगों के मन में लालच आने लगा था कि अब कुर्सी पर आसानी से कब्जा किया जा सकता है, लेकिन शेरा के होते हुए ऐसा करना इम्पॉसिबल है। इधर शिवानी के बाप वीरा के पास एक आदमी आता है उसकी बेटी की खबर देने के लिए। वो कहता है साहब एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। अच्छी खबर यह है कि आप नाना बनने वाले हैं और बुरी खबर यह है कि शायद तुम्हारी बेटी पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है क्योंकि आपका दामाद सुल्तान अब तीसरी शादी करने जा रहा है। उसने तुम्हारी बेटी से कोई प्यार व्यार नहीं किया, अगर किया होता तो तीसरी शादी थोड़ी करता। और तीसरी शादी भी जानते हो वो किससे कर रहा है? शहर की सबसे बड़ी गुंडी माया से। ये सुनकर वीरा के अंदर का बाप जाग जाता है। वीरा पूछता है शादी कब है? वो बताता है कल। वीरा अपनी पूरी फौज तैयार करता है और कहता है अब चाहे दो धर्मों के बीच के लोगों की लड़ाई हो और चाहे कितने भी लोग मरे, हम अपनी बेटी को वापस जरूर लाएंगे। वीरा बहुत सारे सिखों को जमा करके सुल्तान के घर के बाहर पहुंच जाता है। यहाँ पूरी शादी का माहौल बना हुआ था और बाहर हाथों में तलवारें लेकर सिखों की फौज खड़ी थी। असल में आज ही के दिन कई सालों बाद सुल्तान के माँ बाप और उसका पूरा परिवार आया हुआ था अपने बेटे की इतनी बड़ी परेशानी को देखते हुए, और इस वक्त सुल्तान घर पर नहीं था। शिवानी को पता चलता है कि उसके बाप भाई उससे मिलने के लिए आए हुए हैं, तो वो भागते हुए बाहर आके अपने बाप से गले लग जाती है। बाप भी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो कहता है चल बेटी अपने घर चल, हम तुझ पर इतना बड़ा जुल्म नहीं होने देंगे। ये सुनते ही वो अपने बाप से पीछे हट जाती है। फिर वो देखती है उसके सारे लोगों के हाथों में तो तलवारें हैं। वो हैरान होकर उनसे कहती है उसके ऊपर ऐसा कोई जुल्म नहीं हो रहा, बल्कि ये शादी तो खुद उसकी मर्जी से हो रही है और तुम यहाँ पर उसका हंसता खिलखिलाता परिवार खत्म करने आए हो। इतने में सारे घर वाले भी बाहर आ जाते हैं। वो अपने ससुर से यानी सुल्तान के बाप से कहती है पापा जी ये मेरे प्रा वीरा है। वो जाकर उन्हें सलाम करके गले लगाते हैं। सुल्तान का बाप एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है। सारे सिख उनका प्यार देख के बदल जाते हैं और अपने हथियार रख देते हैं और वो सब उन्हें अपने घर में लाते हैं। एक छोटा सा बच्चा उन्हें देखकर खुश होते हुए अपनी माँ से कहता है अम्मी जी ये सिख है ना, ये सब लोग सिख है ना? तो वीरा बोलते हैं हाँ बेटा हम सिख है। फिर यहाँ सुल्तान आता है। वो देखता है कि घर में ये कौन कौन लोग हैं। शिवानी बहुत खुश होते हुए सुल्तान के पास आकर कहती है देखो ना आज कितना खुशी का दिन है। आज मेरे घर वाले भी मुझसे मिलने आए हैं और आपके घर वाले भी इतने सालों बाद आपसे मिलने आए हैं। लेकिन सुल्तान का मूड तो अब भी खराब है। वो चुपचाप बिना कुछ बोले ऊपर चले जाता है। पीछे पीछे शिवानी भी जाती है और ये सब नीचे बैठ जाते हैं। सुल्तान थोड़ी देर बाद नीचे आकर वीरा के पैर छूता है और अपने बाप के गले लगता है और बाकी सब लोगों से भी गले लगता है। यहाँ हर किसी की नफरतें खत्म हो चुकी है और सारा खानदान एक हो चुका था। वो सबसे अपने दोनों बीवी और बच्चों से मिलवाता है और बताता है वो माया से शादी एक मजबूरी में कर रहा है। उससे शादी करके इसकी ताकत बढ़ जाएगी क्योंकि एक बहुत बड़े गुंडे से इसकी दुश्मनी हो गई। माया इससे शादी करने के लिए इसीलिए तैयार हुई है क्योंकि उसे कुर्सी चाहिए। अब हम दोनों मिलकर एक बार उस कुर्सी पर कब्जा कर ले, फिर मैं यहाँ से अपनी बीवी बच्चों को अमेरिका ले जाकर शिफ्ट हो जाऊंगा और यहाँ का धंधा माया संभालेगी, मैं अमेरिका संभाल लूंगा, फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। माया को तो बस कुर्सी का लालच है, वो कुर्सी लेकर मेरा पीछा छोड़ देगी। उसका बेटा टोनी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर और दूसरे हाथ में एक गुड्डा लेकर आता है। वो फिर से उसका गुड्डा छीन कर फेंकता है और कहता है अबे इसे फेंक परे को क्या लियो फिरता है। गुड्डा फेंकते ही ऊपर छत पर लगा हुआ झूमर नीचे
नीचे गिर जाता है। इसमें किसी को चोट नहीं आती, बस शिवानी के सिर में थोड़ी सी चोट लग जाती है। सब लोग उसे अंदर लेकर जाते हैं उसकी मरहम पट्टी करने। इसके बाद सुल्तान के साले उस झूमर को हटवाकर वहाँ की साफ सफाई करवाते हैं, क्योंकि सुबह को सुल्तान की शादी है और रात में सारे मेहमान सोने के लिए चले जाते हैं। सुल्तान को किसी बात की एक चिंता अंदर ही अंदर सता रही थी। उसे लग रहा था कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। वो वहीं सोफे पर बैठकर सोचने लगता है। तभी उसकी नजर सामने सोफे पर रखे उस गुड्डे पर पड़ती है और वो उसे देखकर सोचने लगता है कि जब जब उसने इस गुड्डे को अपने बेटे से छीन कर फेंका है तभी कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। और वो सारे सीन याद करने लगता है, जैसे फैक्ट्री में आग लगना या अपने बेटे शेखू की टांग टूटना या और कुछ भी। वो सोचता है ये सारी बातें एक इत्तेफाक है या कुछ और। वो उसे बहुत गौर से देखता रहता है। काफी देर बाद हवा चलने से उस गुड्डे का मुंह हल्के से हिलता है तो सुल्तान डर जाता है और फिर घूरने लगता है। इसी तरह सुबह हो जाती है। सुबह होने पर वो उस गुड्डे की गर्दन तोड़कर 2 टुकड़े करके फेंक देता है। अब यहाँ शुरू होता है एक पंजाबी गाना। जो सिख शादी की खबर सुन के मारने के लिए आए थे, उन्होंने ही अपने घर की बाकी औरतों को भी बुला लिया और सब बारात लेकर माया के घर गए। वहाँ उससे शादी करके वापस सुल्तान के घर आ गए। सब लोग नाच गा रहे थे। उसका बेटा अपने गुड्डे की टूटी हुई गर्दन देखकर उठा लेता है, लेकिन फिर सुल्तान उससे छीन के फेंक देता है। तभी यहाँ एक ब्लास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर सिकंदर का भाई राका और शेरा अपनी पूरी फौज के साथ आ गए थे और चारों तरफ से बहुत ही धुआंधार गोलियां चलने लगती है। साथ ही हेलीकॉप्टर से भी बॉम्ब मारे जाते हैं। उन्होंने सड़कें भी जाम कर दी थी, सारे आने जाने के रास्ते बंद कर दिए थे। अभी सुल्तान को यहाँ एक झटका और लगता है, क्योंकि अभी अभी जिस लड़की माया से वो शादी करके अपने घर लाया है वो तो उनकी ही गैंग में शामिल हो चुकी है, यानी वो राका के साथ हो गई थी। इसीलिए उसने अपनी सारी सिक्योरिटी यहाँ से हटा ली थी। असल में माया से राका ने पहले ही उससे बात कर ली थी। उसने माया से कहा था कि इस वक्त भाई कोमा में है और माल की सप्लाई बहुत ज्यादा है, वो अकेला ये काम नहीं कर सकता था, तो उसने उसे सिकंदर की कुर्सी देने का वादा किया था। मुंबई माया संभालेगी और वो अमेरिका जाकर वहाँ का काम संभाल लेगा। पता नहीं भैया को कब तक होश आएगा, लेकिन बदले में उसे सुल्तान को और उसके पूरे खानदान को खत्म करवाना होगा, क्योंकि उसने सिकंदर को गोली मरवा दी। अगर वो जिंदा रहेगा तो वो धंधा करने नहीं देगा और हमें हमारे भाई का बदला भी लेना है। माया इतने सालों से सिकंदर की कुर्सी पर नजर बनाए बैठी थी। आज उसका सपना पूरा होते हुए उसे सामने से नजर आ रहा था। जो फायदा उसे सुल्तान से हाथ मिलाकर नजर नहीं आ रहा था, वो फायदा उसे राका से दोबारा हाथ मिलाकर नजर आ रहा था। सुल्तान तो सोच रहा था वो माया से शादी करके और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा तो सिकंदर को हराना आसान होगा, लेकिन राका ने माया से बता दिया था कि सुल्तान तो पूरी तरह खत्म हो चुका है। ना उसे कोई अपना माल बेचेगा और ना उसके पास फैक्ट्री है माल बनाने की। अगर उसे माल मिल भी गया तो आगे उससे माल खरीदेगा कौन? कोई नहीं। तो वो उसे कभी भी कुर्सी नहीं दिला सकता। लेकिन अगर वो इसका साथ देती है तो वो कुर्सी माया की है और आगे का काम संभालने के लिए वो अमेरिका चला जाएगा। मगर शेरा इस बात के लिए नहीं मान रहा था कि भैया की कुर्सी पर और कोई बैठे। वो शेरा को समझाता है कि अगर इस वक्त रहते धंधा नहीं संभाला तो बगावत हो सकती है। लोगों का माल अटका पड़ा है, मैं तो धंधा संभाल नहीं पाऊंगा। फिर और कोई है जो धंधा संभाल सकता है। फिलहाल तो माया को ये काम करने देते हैं, बाद में जब भैया आएंगे तो वो खुद इससे निपट लेंगे। खैर माया और इन सब ने मिलकर सुल्तान के पूरे खानदान को खत्म कर दिया। वो बहुत सारे लोग थे और सबके पास एंटिक वेपन्स थे। सुल्तान का लंगड़ा बेटा भी AK-47 चलाता है, लेकिन उसे भी गोली लग जाती है। सुल्तान की आंखों के सामने उसकी प्रेग्नेंट बीवी भी मारी जाती है, उसके माँ बाप भी, और उसके ऊपर एक बॉम्ब फटता है जिसमें उसका बेटा टोनी भी मारा जाता है। बस उसका एक हाथ सुल्तान के हाथ में रह जाता है। सुल्तान भी बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। बहुत देर तक तबाही होने के बाद सब कुछ एक खंडर में बदल गया। पूरी बारात लाशों से भर चुकी थी। अब राका घायल सुल्तान को टांग से घसीटता हुआ बाहर लाता है और उसके ऊपर वो रसीद फेंक कर कहता है भाई ने ये नहीं पक्की रसीद मांगी है, और वो पर्ची उड़ के वहीं कहीं गिर जाती है। फिर शेरा एक सिलेंडर लेकर आता है, वो उससे सुल्तान को जला देता है। सुल्तान अभी जिंदा तो है लेकिन वो जल रहा है और ये सब जाने लगते हैं। तभी बहुत तेज बारिश होती है और सुल्तान में लगी आग बुझ जाती है। ये सारी बातें स्टूडियो में बैठा हुआ DR बता रहा है, जिसकी बातें हर कोई रेडियो पर और टीवी पर देख और सुन रहा था। कुछ घंटों बाद पुलिस आती है सारा मामला संभालने के लिए। वो सारी लाशों को हॉस्पिटल भिजवाती है। हॉस्पिटल में सुल्तान का इलाज होता है। सुल्तान की गैंग के अभी भी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं। वो मरे हुए सब लोगों को दफनाते हैं। शिवानी को भी बाकी मुर्दे जो सिख थे उनका भी अंतिम संस्कार किया जाता है।
हॉस्पिटल में सुल्तान का दूसरा बेटा शेखू जिंदा बच गया था, हालांकि उसकी एक गोली लगी थी। डॉक्टर खुशी नाम की एक नर्स से कहता है, तुम्हारे तो कोई बच्चा नहीं है ना खुशी, एक काम करो तुम इस बच्चे को गोद ले लो। ये बच्चा दोबारा अपने बाप के पास नहीं जाना चाहिए, वरना शायद अब की बार नहीं बचेगा। इस वक्त तक डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास माल बहुत ज्यादा जमा हो गया था। उन्हें जल्दी से सारा माल अमेरिका डिलीवर करना था। वादे के मुताबिक माया मुंबई के तख्त पर बैठ जाती है। सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुलाकर सबके सामने माया को नया सरदार घोषित किया जाता है और आते ही सबसे पहले वो सारा माल अमेरिका रवाना कर देती है। सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का माल उधार में ही उसने खरीदा था। वहां पहुंचकर जो पैसा आएगा फिर ये सबका पैसा देगी। लेकिन रास्ते से ही साउथ अफ्रीका में रोहतक कबीले के राजा के लोगों ने उसका माल जब्त कर लिया। अब उन्होंने इसका माल क्यों जब्त किया है आगे पता चलेगा। माया इस बात से बहुत परेशान होने लगती है। वो राका से कहती है उसे साउथ अफ्रीका जाकर वहां के राजा से बात करनी पड़ेगी। वो अपने मंत्री से भी सलाह लेती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता चलता है उनका माल जब्त हो गया है, तो वो अपना पैसा जो उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था सिकंदर और राका की कंपनियों में, वो निकालने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी जिससे शेयर मार्केट भी क्रैश हो सकती थी और इनकी भी कंपनियां डूब सकती थी। लेकिन राका को उम्मीद थी कि ये सारी गड़बड़ सिकंदर के यहाँ ना होने की वजह से हो रही है। वो आते ही सब कुछ ठीक कर देगा। अभी माया के पास और भी ज्यादा माल था, लेकिन वो डर के मारे अमेरिका रवाना नहीं कर रही। ये साल चल रहा है 1999 का। अब माया की मुसीबतें बढ़ने वाली थी, क्योंकि अब ऐसी खतरनाक चौंकाने वाली खबर आती है जिससे वो बिल्कुल अनजान थी। सुलेमान को 14 साल की उम्र कैद हुई थी, लेकिन उसे सिर्फ 10 साल में ही जेल से रिहा कर दिया गया। ध्यान रहे कि इस वक्त सुल्तान और सिकंदर दोनों ही हॉस्पिटल में हैं। जैसे ही माया को ये खबर मिलती है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि इस वक्त वो अकेली पड़ गई थी। कोई डिस्ट्रीब्यूटर उसका साथ नहीं देगा, ऐसा वो सोच रही थी। उसे पता था सुलेमान कौन है और उसने सुलेमान के साथ क्या किया था। वो अपने सारे दुश्मनों से बदला तो लेगा ही, लेकिन साथ ही उसे मुंबई की कुर्सी भी चाहिए। सुलेमान के बाहर आते ही उसकी गैंग फिर से एक्टिवेट हो गई। सुलेमान भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, वो भी अपने वक्त का एक जाना माना शख्सियत था। अब वो इनके ऊपर अटैक करने आएगा, इससे पहले उन सबको लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसलिए माया अमेरिका में रॉकी से बात करके उससे बहुत सारे हथियार खरीदती है। बदले में वो अपने पास से बहुत सारा माल भेज देगी। लेकिन इस बार रॉकी को भी भारत में हथियार देने थे, तो वो उसी के लोग लेकर आएंगे और यहाँ से माया का माल ले जाएंगे। ये जिम्मेदारी माया अपने मंत्री को देती है। वो सारे हथियार मंत्री तक पहुँचाएगा और मंत्री हथियार माया तक लाएगा। लेकिन राका को मंत्री के ऊपर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है शायद मंत्री गद्दारी करेगा, इसलिए वो मंत्री के पीछे अपना एक आदमी लगा देता है। माया उसे समझाती है कि वो मंत्री गद्दारी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे कुर्सी पर बैठे देखने का सपना उन्हीं का था। रॉकी के आदमी सारे एंटीक हथियार मंत्री को सौंप के माल ले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और छोटा सा ट्विस्ट आता है। मंत्री ने गद्दारी कर ली थी, उसने सारे हथियार सुलेमान को लाकर दे दिए थे, क्योंकि मंत्री सुलेमान के साथ जुड़ चुका था। असल में बात कुछ ऐसी थी, मंत्री माया को मुंबई की कुर्सी पर बैठा देखना चाहता तो था, लेकिन वो चाहता था कि माया सिकंदर गैंग को पूरी तरह खत्म कर दे, ताकि वो और माया दोनों मिलकर इस सिंडिकेट को चला सके। लेकिन बजाय माया ने उन्हें मारने के उनके साथ ही हाथ मिलाकर उनके साथ ही धंधा करना शुरू कर दिया और मंत्री इसके इशारे पर नाचने वाला एक कुत्ता बन के रह गया। इसलिए वो माया से भी चिढ़ गया था। अब वो माया से कुछ कह भी नहीं सकता था, वरना राका उसे मरवा देता, क्योंकि माया को तो अब उनके साथ काम करने में मजा आ रहा था। तभी उसने माया और इन सबके पुराने दुश्मन सुलेमान को निकलवाया था वक्त से पहले ही। वो तो इन सबको खत्म करके इस सारे सिंडिकेट पर कब्जा करेगा ही। सुलेमान मिनिस्टर से मिलके गले लगता है और सारे हथियार वो इसे दे देता है। ये बात देख रहा था राका का आदमी जो इस पर नजर रखे हुए था। मंत्री सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल माया के पास जाने से रोक देता है। माया के पास एक पार्सल आता है। वो एक कपड़ा हटाकर देखती है तो सामने राका के आदमी के बहुत सारे टुकड़े कटे रखे थे जो मंत्री पर नजर रखे हुए था। उसके साथ एक रसीद भी थी, उसमें लिखा था, वो आ रहा है माया, तैयार हो जाओ, तुम्हारा पुराना साथी। पिछले 10 सालों से ज्वालामुखी बनकर जब वो फटेगा तो तुम्हारी पूरी गैंग का क्या होगा। तुम्हारा शुभ चिंतक मंत्री, स्वागत की तैयारी करो। साथ में एक फोटो भी था। उस फोटो में मंत्री सुलेमान के साथ खड़ा है और वो सारे हथियार भी सामने रखे हैं। अब माया को पता चलता है मंत्री ने गद्दारी कर ली। माया बैठकर सोचने लगती है और राका माया से कहता है, मुझे लगा ही था ये गद्दार हो सकता है। रॉकी माल मांग रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें माल दे नहीं रहे। इस वक्त एंटिक वेपन्स भी हमारे पास नहीं है। माया
कहती है वो हथियार का इंतजाम तो कर सकती है, लेकिन वो कहां से? जब सिकंदर ने पहले मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद वेपन्स भारत मंगाए थे, वो कहां पर है वो मैं जानती हूँ। माया अपने कुछ आदमी से बात करके वो वेपन्स निकलवाने की बात करती है। इसे डर तो अभी भी लग रहा था, क्योंकि अब तो मंत्री का हाथ भी इसके सर पर नहीं है, इसलिए वो वेपन्स तो निकलवा देती है, पर अपने आप को अरेस्ट भी करवा देती है। अरेस्ट उसने अपने आप को इसलिए करवाया था ताकि वो चुपके से साउथ अफ्रीका निकल जाए। वैसे भी इसे अरेस्ट करे बिना हथियार नहीं मिल सकते थे। वो साउथ अफ्रीका इसलिए जाना चाहती है ताकि वो वहाँ के राजा से हाथ मिला सके, इसलिए वो वहाँ के राजा के बारे में पता लगवाती है। इधर सुलेमान राका और शेरा की गैंग के ऊपर एक बहुत बड़ी गैंग के साथ अटैक कर देता है। अब यहाँ शुरू होती है एक बहुत बड़ी तबाही। इसे कहेगी दुनिया आतंक का दूसरा नाम सुलेमान। वो सारी राका गैंग को खत्म कर देता है और एंड में राका को भी इसी तरह जिंदा जला देता है जैसे वो लोगों को जलाता था। खैर घंटों तक तबाही मचाने के बाद, राका और शेरा दोनों को खत्म करने के बाद फाइनली सुलेमान मुंबई के तख्त पर विराजमान हो जाता है। अब एक बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक बजता है जैसे कोई भजन बज रहा हो, और इस क्लाइमेक्स में कई सारी घटनाएं एक साथ होती हैं। सब कुछ स्लो मोशन में दिखाया जाता है। माया को पता चलता है सुलेमान कुछ साल पहले 3 साल के लिए जेल से अचानक गायब हो गया था, लेकिन वो गया कहाँ तक किसी को नहीं पता। पर वो 3 साल बाद जिस तरह चुपके से गायब हुआ था उसी तरह चुपके से वापस भी आ गया। इतने में उसे रोहतक कबीले के राजा का भी पता चल गया। अब आता है इस सदी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। रोहतक कबीले का राजा और कोई नहीं बल्कि सुलेमान ही था। इधर सुलेमान कुर्सी पर बैठा है और ये देखकर माया की आंखें फट जाती है। डीआर अपनी कहानी सुना रहा है जहां हर कोई उसकी कहानी सुनकर हैरान रह जाता है। जो भी टीवी रेडियो पर सुन रहे थे वो सब लोग। इधर सिकंदर को हॉस्पिटल में होश आ गया था और अभी भी वही म्यूजिक बज रहा है। उसके होश आते ही उसे पता चलता है उसका सारा साम्राज्य सुलेमान ने खत्म कर दिया और अब कुर्सी का राजा सुलेमान है। सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर वो अमेरिका में रॉकी से बात करता है। इस केस की फाइल एक बहुत ही खतरनाक इंस्पेक्टर के पास जाती है। अब वो इस केस पर काम करेगा। वो इंस्पेक्टर उस वाले कमिश्नर की जगह पर आया होता है जिसे सिकंदर ने सुल्तान के सामने जिंदा जला के मार दिया था, और वो फाइल हाथ में लेकर कहता है इस केस पर काम करने में मजा आएगा। फिर सुलेमान उस जगह पर जाता है जहां राका की गैंग ने सुल्तान के सारे खानदान को खत्म कर दिया था, यानी उसके टूटे फूटे खंडर घर में, क्योंकि यहीं पर उसके माँ बाप मरे थे। यहाँ उसे एक पत्थर के नीचे एक पर्ची मिलती है जिस पर रसीद लिखा था। वो पर्ची उठा कर रख लेता है। फिर उसे वही गुड्डा दिखता है जिसकी गर्दन टूटी पड़ी थी। वो उसे भी उठाता है और उस गुड्डे की गर्दन जोड़ देता है। गर्दन जुड़ते ही हॉस्पिटल में पड़े शेखुश सुल्तान के बेटे को होश आ जाता है और दूसरी तरफ सुल्तान को भी होश आता है। जैसे ही सुल्तान को होश आता है वो बहुत तेज पलंग पर उठते हुए चिल्लाता है। उसके चिल्लाने और पलंग पर लेटे लेटे कूदने की वजह से पलंग भी टूट जाता है और आसपास रखी चीजें भी टूट फूट जाती है। ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। इधर प्रेजेंट डे 2001 में डीआर कहता है ये कहानी तो अब तक सिर्फ ये बताने के लिए थी कि सुल्तान कौन है। यहाँ से शुरू होती है कि आखिर सुल्तान ने ऐसा कौन सा क्राइम किया है जिसकी वजह से आज उसको लोग फांसी की मांग कर रहे हैं। तभी यहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से कुछ लोग डीआर की तरफ स्टूडियो में जाते हैं। वो माया थी अपने गुंडों के साथ, और वो जाते ही डीआर को गोलियों से भून देती है और यहाँ से चली जाती है। जाते जाते वो डीआर से कहती है बस इतनी कहानी काफी है। इसके बाद कोर्ट का फैसला आता है। कोर्ट ने सुल्तान को बाइज्जत रिहा कर दिया था। माया उसी कुर्सी पर बैठी है और न्यूज़पेपर में खबर छपी है सुल्तान के रिहा होने की। कोर्ट के बाहर सुल्तान का सिर्फ एक पेड़ दिखाया जाता है और फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं। एक जब होता है जब सुल्तान बड़ा गैंगस्टर बनता है, जिस तरह पुष्पा में पुष्पा सिंडिकेट का मालिक बन रहा था, ठीक ऐसे ही। दूसरा जब होता है जब शिवानी उसके पास भाग कर आई थी। तीसरा जब होता है जब वो शिवानी को अपने घर लाया था और इसी गाने में इनकी शादी हुई थी। चौथा सुल्तान और माया की शादी में पंजाबी सॉन्ग होता है और 5वां एंड में होगा। जो भी प्रोड्यूसर साहब मेरी स्टोरी सुन रहा है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इसे बार बार सुनकर अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर मेरी स्क्रिप्ट या डायलॉग अच्छे नहीं लगे तो हम वो किसी और से भी लिखवा सकते हैं। मैं कोई प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ, लेकिन इसी तरह की कहानियां लिखने का बहुत शौक है। तो सर बस अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज एक बार मुझसे कांटेक्ट कर लेना। शाहरुख और प्रभास दोनों ही एक फिल्म में होंगे तो पब्लिक पूरी तरह पगला जाएगी। इनकी तो फीस की भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि शाहरुख सर तो बिना फीस के काम करते हैं। वो फिल्म के हिट होने के हिसाब से पैसा लेते हैं और प्रभास सर ने भी अपनी फीस ऑलमोस्ट आधी कर दी, ऐसा सुनने में आया है। यानी 40-50 करोड़ तक प्रभास सर अपनी फीस लेंगे। अगर हिसाब लगाया जाए तो कुल मिलाकर 200 से 250 करोड़ या ज्यादा से ज्यादा 300 करोड़ तक का बजट होगा हमारी फिल्म का। वैसे मैंने पहले सलमान, शाहरुख और आमिर को सोचा था तीनों एक फिल्म में एक साथ, लेकिन मैं जानता हूँ कोई भी प्रोड्यूसर इन तीनों को
एक साथ कभी नहीं लेगा। याद है ना शाहरुख सर ने क्या कहा था इंटरव्यू में, तीनों को साइन करते करते प्रोड्यूसर के कच्चा बनियान तक बिक जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता इन तीनों को कोई एक साथ साइन करने का सोचेगा। वैसे अगर ये तीनों होते तो शाहरुख का रोल तो शाहरुख ही करते हैं, प्रभास वाला आमिर खान और सैफ अली वाला सलमान खान। खैर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा कभी होगा। शाहरुख और सैफ अली का आमना सामना सिर्फ 5 मिनट के लिए होगा और शाहरुख और प्रभास का एक साथ एक भी सीन नहीं होगा। सारे एक्टर्स को ध्यान में रखकर उसके रोल लिखे हैं मैंने। बेफिक्र रहो, अगली फिल्म के लिए भी काफी प्लान है मेरे पास। फिल्म तो मैंने सुना दी, अब सब कुछ आपके हाथ में है। फिल्म को एक्सेप्ट कर लोगे तो आपका ही फायदा है। मुझे फिल्म से कोई पैसा नहीं चाहिए, बस ये फिल्म बन जाए काफी है। किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। जय हिंद।